नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। आपका स्वागत है साप्ताहिक में। अखिलेश यादव पर बरसे आजम खान। देखिए, आजम खान में जब अलीगढ़ और रामपुर में देखिए जो चुनाव हारे थे अखिलेश यादव, तो उसके बाद अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसने का जो सिलसिला है वो थमा नहीं था। आपको पता बताया कि यहाँ पे अखिलेश यादव पर आजम खान खूब बरसे थे। अखिलेश यादव के साथ आजम खान ने साफ साफ बोल दिया था कि जो ये यहाँ पे जो आजमगढ़ में और रामपुर में हम हारे हैं, तो वो सब अखिलेश की देन है। यानी कि जो बड़े नेता, अगर मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड आपको सुनाऊं, तो आजम खान ने साफ साफ यहाँ पे बोला था कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं और हम जैसे छोटे नेताओं को वो भाव कहाँ देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे आजम खान ने साफ साफ कह दिया था अखिलेश यादव को हार के बाद, क्योंकि अखिलेश यादव पर बार बार आरोप लग रहे थे कि वो अपनी जो लोकसभा सीट है, जिससे आजमगढ़ में पहले जो चुनाव जीते थे 2019 में, तो वहां पे एक भी रैली नहीं करने गए थे। इसके बाद अगर हम आजम खान की जो तंज सुने, उसके बाद फिर देखिए ओपी राजभर भी वहां पे उनको तंज कसते हैं। ओपी राजभर तो देखिए साफ साफ बोल देते हैं कि यहाँ पे जो अखिलेश यादव है वो अपने पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव के बिना एक भी चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल, यहाँ पे ओपी राजभर ने यहाँ तक कह दिया था कि अखिलेश यादव को करना चाहिए कि जनता के बीच में आए और एसी में बैठकर राजनीति करना बंद करें। तो यहाँ पे अखिलेश यादव के ऊपर लगातार तंज कसते जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए उदयपुर की घटना होती है, तो अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडलर फिर से जागरूक हो जाता है। हार के बाद देखिए कि यहाँ पे एक भी ट्वीट नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद अब देखिए जैसे ही उदयपुर की घटना होती है, अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल से उदयपुर के खिलाफ वहां पे बीजेपी के खिलाफ वहां पे एक चर्चा शुरू होती है, जिसमें वो साफ साफ बीजेपी पे निशाना साधते हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे चर्चा का जो विषय वो है आजम खान का। देखिए ऐसा तंज कसना जिसपे अखिलेश यादव की जो पूरी की पूरी राजनीति है टिकी हुई है, क्योंकि आजम खान एक ऐसे व्यक्ति है जिसको रामपुर में काफी बढ़त मिली थी। रामपुर का जो पूरा का पूरा लोकसभा क्षेत्र है वो आजम खान के बलबूते पर सभा उस पे चुनाव जीतती आई है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे अखिलेश यादव की ने ऐसी राजनीति की कि आजमगढ़ के साथ साथ रामपुर भी हाथ से चला गया। अखिलेश यादव को लोकसभा से एक और झटका। अखिलेश यादव देखिए कि यहाँ पे अगर लोकसभा के चुनाव दोनों सीटों पर हार गए, तो उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे लोकसभा में जो सपा का गठबंधन यानी कि लोकसभा में समाजवादी के पार्टी के जो सांसद है, वो अब 5 में से आप देखिए कि 2 चले चुके हैं। तो यहाँ पे मात्र 3 सीटें ही सपा की रह चुकी है। तो बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी को यानी कि अखिलेश यादव को झटका मिला है इस चुनावों से, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे लोकसभा की जो सीट है वो पहले 5 थी, अब लोकसभा से दोनों सीटों के जाने के बाद यहाँ पे मात्र 3 सीट रह चुकी है। और इसका सीधा का सीधा आप देखिए 2024 के चुनाव में काफी असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2024 को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव लड़े गए थे। धर्मेंद्र यादव अपनी सीट से हार गए। यहाँ पे जो रामपुर के जो लोकसभा सांसद है प्रत्याशी थे सपा के, वो भी हार गए, असीम रजा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अखिलेश यादव का पूरा जो लोकसभा का एक करियर आप जो एक कह सकते हैं उसको, पूरा का पूरा अखिलेश यादव का करियर वो समाप्त होता दिख रहा है हमें, क्योंकि लोकसभा से वो सांसद थे विधानसभा चुनाव तक, तो उन्होंने लोकसभा से पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़े। फिर आप देखिए कि यहाँ पे दोनों लोकसभा हार जाते हैं। अब इसकी देखिए काफी ऐसे कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश यादव की वजह से वो लोकसभा सीट हारे थे। यहाँ पे आजम खान उनको तंज कसते हैं, ओपी राजभर तंज कसते हैं, शिवपाल यादव वहां पे तंज कसते हैं, अपर्णा यादव देखिए वहां पे अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेती हैं। तो इसमें लगातार देखिए कि अखिलेश यादव को बोला जा रहा है कि देखिए कि आप एसी की राजनीति छोड़कर धरातल पर उतरिए, लोगों से मिलिए, अपने वोट बैंक से मिलिए, अपने वोटर से मिलिए। लेकिन अखिलेश यादव का देखिए अभी बयान आना बाकी है इसमें। अब आके देखना है कि अखिलेश यादव इस पे हार को जो है, जो लोकसभा में दोनों लोकसभा में जो हार हुई थी उनकी, तो उसको कैसे पचा पाते हैं, और क्या देखिए वो जो पूरे के पूरे जो सत्ता पार्टी है यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार है यूपी में, तो उसको क्या जवाब देते हैं। ऑल्ट न्यूज की जुबैर की गिरफ्तारी पर राहुल और अखिलेश। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑल्ट न्यूज के जो को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखिए दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके यहाँ पे कोर्ट में पेश करने की बात कही है। अगर मैं अपने दर्शकों को बता सकूं कि कल शाम को देखिए कि यहाँ पे कोर्ट का फरमान आया था कि यहाँ पे आपको कल यानी कि आज उन्हें देखिए कोर्ट में पेश करा जाना है। और साथ में अगर इसकी राजनीति की बात करें तो देखिए मोहम्मद जुबैर काफी अच्छे संबंध बताए जा सकते हैं राहुल गांधी से।
अखिलेश यादव से, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही सत्ता पार्टी यानी कि बीजेपी से काफी खफा हैं और लगातार देखिए कि ओपोजिशन में रहते हुए वो लगातार सत्ता पार्टी यानी कि मोदी और बीजेपी पर लगातार हमलावर होते हैं। तो इसी सिलसिले में आप देखिए कि यहाँ पे मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार ट्वीट्स और यहाँ पे बयानबाजी की जा रही है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने 2018 से लेकर 19, 20, 21, 22 तक लगातार हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ यहाँ पे काफी अभद्र टिप्पणी की थी। हनुमान जी के बारे में उन्होंने बोला था। तो लगातार यहाँ पे देखिए कि वो अब एक ट्विटर यूजर ने उनके खिलाफ एफआईआर की थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और अब देखिए वो कोर्ट में पेश होंगे। तो इसमें देखिए राहुल गांधी और अखिलेश लगातार मोदी पर हमला बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में अब नहीं रही है। लगातार आप देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी साफ साफ बोले जा रहे हैं कि मोदी सरकार के आने से यहाँ पे पत्रकारों का जीना मुश्किल हो गया है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में देखिए कि यहाँ पे जो असामाजिक तत्व थे, अब भारत में पूरे के पूरे जो उन पे जो शिकंजा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यानी कि जिसमें पत्रकारों को खुलेआम बात बोलने की सहूलियत मिलती है, तो उसको बिल्कुल दबा दिया जा रहा है। तो इसमें लगातार देखिए कि यहाँ पे राहुल और अखिलेश का, और साथ में राहुल और अखिलेश की बात करें तो आम आदमी पार्टी के ने जो अध्यक्ष है, आप देखिए अरविंद केजरीवाल, वो भी लगातार हमलावर है, मायावती भी हमलावर है। तो लगातार देखिए कि यहाँ पे मोहम्मद जुबैर पे पूरी टिप्पणियां, बयानबाजी और राजनीति बिल्कुल करी जा रही है। कन्हैयालाल की हत्या कर दबाई गई हिंदुओं की आवाज। आपको पता ही होगा कि उदयपुर में देखिए कि यहाँ पे कन्हैयालाल की हत्या किस प्रकार हुई थी। कन्हैयालाल को पूरे दिन दिहाड़े 2 मुसलमान आतंकियों ने किस प्रकार अपनी साजिश का शिकंजा बनाया था। उनका गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी राजनीति घूम रही है, वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी का सदस्य था वो, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के मेंबर्स के साथ उसकी फोटो दिखाई दी थी। जो उदयपुर का जो बीजेपी माइनॉरिटी सेल है, उसके साथ आप देखिए जो उसके अध्यक्ष है, उसके साथ उदयपुर के जो दोनों आतंकी थे जिन्होंने कन्हैयालाल की हत्या की थी, उनकी फोटो खिंचवाई जा रही थी। यहाँ पे साफ साफ आप देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस पूरा का पूरा पुरजोर कोशिश कर रही है कि यहाँ पे बीजेपी का सदस्य वो साबित कर सके। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे उदयपुर में जब ऐसी खबर फैलती है कि कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई, तो लगातार वहां पे 144 लगा दी जाती है। इंटरनेट बंद है इस वक्त भी, ये पूरे 1 महीने के लिए वो बंद हुआ है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे राजनीति खत्म नहीं हुई। हैदराबाद से ओवैसी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश बोलते हैं, यहाँ दिल्ली से राहुल गांधी बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे जो बीजेपी के नेता है वो किस पर हमलावर है? वो साफ साफ कांग्रेस की जो सरकार है उस पर हमलावर है। हालांकि जो अशोक गहलोत है, उन्होंने 51 लाख का चेक कन्हैयालाल के परिवार को सौंपा है। और साथ ही आप देखिए ईश्वर सिंह राजपूत है जो जिन्होंने कन्हैयालाल की थोड़ी सी मदद की थी वहां पे, जब वो उनको मारा जा रहा था, तो उसको भी 5 लाख का चेक सौंपा है। लेकिन क्या वो चेक देखिए इनकी सहायता को कर पाएगा? जो देखिए जो स्टेप्स लेने चाहिए थे पुलिस वालों को, राजस्थान पुलिस को जो स्टेप्स लेने चाहिए थे जब कन्हैयालाल ने एफआईआर लिखवाई थी, वो नहीं ली गई। और इसके बारे में आप देखिए कि यहाँ पे एसएचओ को भी, एसएचओ और देखिए एसआई को, यानी कि सब इंस्पेक्टर को वहाँ पे तत्काल देखिए उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन ट्रांसफर क्या इसकी एक उपाय हो सकता है क्या? 51 लाख रुपए इसका उपाय हो सकता है? कन्हैयालाल की जिंदगी देखिए वापस नहीं आ सकती है। लेकिन जो राजनीति हो रही है वही इसका दुष्परिणाम है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो लगातार आप देखिए कि यहाँ पे महाराष्ट्र से एक अटकलें चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हर कोई देखिए देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहा था। कोई ये सोच ही नहीं सकता कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सारे अटकलें चल रही थी, बड़े बड़े नेता बयान दे रहे थे कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी कि डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि 30 जून को, यानी कि परसों ही ऐसा ऐलान होता है शाम को कि देखिए जब राज्यपाल से मिलने गए थे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, करीब 3:30 बजे, करीब 3 बजे की उनकी मीटिंग थी, 3:30 बजे वो राज्यपाल से मिले थे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे राज्यपाल से मिलने के बाद वो जाते हैं और एकदम से देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए बड़ी खबर यहाँ पे सामने आई थी जब बोला गया था कि महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। लगातार देखिए यहाँ पे राजनीति की गई थी इसमें।
एकनाथ शिंदे, उद्धव सरकार ने देखिए एकनाथ शिंदे का जैसे हमलावर हुए थे, एकनाथ जो उद्धव ठाकरे है उनकी सरकार को गिराते हुए जैसे उनके सारे के सारे नेताओं को अपने दल में शामिल कर लिया था। देखिए बड़ी एक ऐसा बात हुई थी जिसमें ऑपरेशन लोटस का नाम काफी आ रहा था सामने, और देखिए इसके पीछे बिल्कुल बीजेपी का हाथ बताया जा रहा था। ऑपरेशन लोटस को देखिए बताया जा रहा था कि इसके पीछे की वजह है एकनाथ शिंदे, क्योंकि 2019 का अगर हम बयान देखें देवेंद्र फडणवीस का, तो उन्होंने साफ साफ बोल रखा था। अगर एक मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा था कि यहाँ पे जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी में कमलनाथ की सरकार गिराई थी, तो देखिए महाराष्ट्र में कौन सा ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकता है। तो उन्हें देखिए साफ साफ नाम तो बिल्कुल एकदम नहीं कहा था कि वही होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे को उन्होंने बोला था कि एकनाथ शिंदे मेरे करीबी मित्र हैं। तो बिल्कुल वहां पर देखिए कि 2019 में ये पूरी की पूरी जो अब हुआ है, देखिए 2022 में हो तो उसकी पूरी संरचना 2019 में ही रच ली गई थी। तो एकनाथ शिंदे अब देखिए कि महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे जो विवाद है पूरा थमता दिखा नजर नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी यहाँ पे एकनाथ शिंदे पे केस करने की बात कही है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उद्धव ठाकरे। अब गोवा देखिए, आज एकनाथ शिंदे गोवा अपने मंत्रियों से मिलने गए हैं, उनको देखिए वापस महाराष्ट्र में लाएंगे। और वो उनके साथ क्यों मिलने गए, क्योंकि देखिए संजय राउत ने लगातार यहाँ पे धमकी दे रहे थे एकनाथ शिंदे को। वो साफ साफ बोल रहे थे कि यहाँ पे जो शिव सैनिक है उनके हाथ हमने रोक रखे हैं, और यहाँ पे आओगे तो उनके साथ क्या होगा वो देखना पड़ेगा उसमें। तो इसलिए देखिए कि यहाँ पे पूरी महाराष्ट्र की राजनीति अभी शांत नहीं हुई, लगातार हमलावर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत। और संजय राउत को तो देखिए यहाँ पे ईडी का समन भी आ चुका था। ईडी ने देखिए संजय राउत को फंसाने के लिए वहां पे उनके जो एक जाली डॉक्यूमेंट्स का कोई मामला था, तो उसमें उनको समन किया था। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट लेती है। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को सिखाया सबक। तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे की सरकार बन जाती है, तो कंगना रनौत जो है, जो कि उद्धव ठाकरे के पर लगातार सवाल तंज करती रहती हैं। उद्धव ठाकरे का ऐसा कोई मौका नहीं होता जब वो उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने की नहीं स्थानती। लगातार यहाँ पे आप देखिए कि 2020 से लेकर लगभग 2 साल से कंगना रनौत लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर यानी कि महाविकास आघाड़ी पर सवाल या निशान खड़ी करती रही है। यहाँ पे उद्धव ठाकरे पर तंज कसती रही है। तो इस बार भी आप देखिए कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई है, तो उसके बाद एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद कंगना रनौत ने फिर से उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने का फैसला किया है। यहाँ पे कंगना रनौत ने पहले अपने जो उनके साथ देखिए 2020 में उनके ऑफिस के साथ हुआ था, जब बीएमसी ने उनके ऑफिस को तोड़ दिया था, तो बिल्कुल उसकी वीडियो शेयर करते हुए साफ साफ बोला था कि देखिए कि मेरे साथ ये हुआ था। यानी कि देखिए कि उद्धव सरकार ने जो मेरे साथ किया था, आज खुद उद्धव ठाकरे के साथ यहाँ पे वही हो रहा है। जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने इलीगली बीएमसी को एक अपना मोहरा बनाते हुए यहाँ पे कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया था। अब देखिए कि यहाँ पे कंगना रनौत लगातार वीडियो बना रही है उद्धव ठाकरे के लिए खिलाफ। यहाँ पे उसको बता रही है कि देखिए कि जो मेरे साथ हुआ था वही आपके साथ हो रहा है। हर किसी को कर्मा याद करना चाहिए कि कर्म जैसे जो कोई करेगा उसका फल भी उससे वैसा ही मिलेगा। बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो देखिए यहाँ पे बीजेपी ने आज यानी कि हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में ओवैसी की गढ़ में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें देखिए जेपी नड्डा शुक्रवार को यानी कि कल शाम को पहुंच चुके हैं। और ये बैठक जो है, इसमें मोदी भी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन इसमें देखिए अहम बात क्या है, यहाँ पे अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूँ तो देखिए बहुत अहम रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में आते हैं, भारत के किसी भी राज्य में जाते हैं, तो वहाँ का जो सीएम होता है वो एक प्रोटोकॉल के तहत उनको रिसीव करने एयरपोर्ट जाता है या फिर कहीं भी जो आते हैं वो। तो लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो केसीआर है, तेलंगाना के जो देखिए सीएम है, वो देखिए उनको रिसीव करने नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उनकी एक मंशा भी जताई जा रही है कि जो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, कहीं देखिए तेलंगाना में ना हो जाए वो उनके साथ, या फिर जो बीजेपी की गो डाउन साउथ की जो एक मुहिम है, जिसमें साउथ इंडिया में देखिए वो जो भाजपा है, जो लोटस है उसको, जो कमल है उसको खिलाना चाहते हैं। तो ये भी इस मुहिम के तहत भी देखिए वो ऐसा हो सकता है कि केसीआर उनको रिसीव नहीं करने जा सकते। लेकिन देखिए बड़ी मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन की है। अब इस बैठक में आप देखिए कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था को लेकर, जो बीजेपी की अर्थव्यवस्था है, खासकर देश की नहीं बीजेपी की अर्थव्यवस्था को लेकर, रणनीति को लेकर 2024 में क्या रणनीति बनाएंगे वो, और जो साउथ की अगर मैं बात करूँ तो साउथ को लेकर यानी कि दक्षिण भारत में कैसे कमल खिलेगा। अगर आप देखिए तेलंगाना में उनकी सरकार नहीं है, केरला में उनकी सरकार नहीं है, तो इन सब जो राज्य हैं, जो दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं, उनमें उनकी सरकार बनाने के लिए
वहां पे देखिए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में की जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे ओवैसी भी देखिए लगातार तंज कस रहे हैं। केसीआर ने भी देखिए यहाँ पे अपना जो एक पूरा का पूरा डिवाइड है वो सामने रख दिया है कि देखिए मैं नहीं लेने जाऊंगा प्रधानमंत्री को। और साथ में देखिए कि यहाँ पे और भी पूरे के पूरे राहुल गांधी होगा, अखिलेश यादव होगा, वो भी लगातार तंज कसते जा रहे हैं इस पे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देखिए हैदराबाद में ही क्यों हो रही है, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पे दिल्ली में हुआ करती है बीजेपी की। तो इसलिए अब देखिए कि ये बैठक काफी बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि देखिए इतने राज्यों में जीतने के बाद अब अगर मैं पिछले की बात करूं यहाँ पे 2-3 महीनों की, तो ये 2-3 महीनों के अंदर ही कम से कम देखिए कि 8-9 राज्य जीतने के बाद बीजेपी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेगी। 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, उसमें 4 जीत गई थी। अब देखिए कि यहाँ पे 2 लोकसभा सीट भी जीत गई है, जो 4 विधानसभा है त्रिपुरा की वो भी जीत गई है। तो लगातार देखिए यहाँ पे जीत का प्रदर्शन जताते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब की गई है। तो फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।